नमस्कार। इंडियन एनालिसिस एमपी का रण तीसरा चरण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 12 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुका है। अब 2 चरण अभी और बाकी है और इन 2 चरणों में मध्य प्रदेश की 17 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण की हम बात करें तो इस चरण में 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मंगलवार 7 मई यानी कल यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। ये लोकसभा सीटें हैं बैतूल, ग्वालियर, भिंड, भोपाल, मुरैना, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़। ये 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में कई सीटें हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार हैं। इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर रहेगी, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना सीट से उम्मीदवार हैं, राजगढ़ से लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की साख दांव पर है। मुकाबला उनका बीजेपी के रोडमल नागर से। इसके अलावा विदिशा लोकसभा सीट से 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। इन 9 सीटों की अगर बात करें तो सभी बीजेपी के गढ़ मानी जाती हैं और अभी ये सीटें बीजेपी के पास ही हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इन सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और कड़ा है। इनमें मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़ सीट को अहम माना जा रहा है। वैसे 2 चरणों में जिस तरह कम वोटिंग हुई है उससे भाजपा में सबसे ज़्यादा चिंता की लकीरें हैं। कैसा होगा एमपी का रण का ये तीसरा चरण, इंडियन एनालिसिस में इस पर हम चर्चा करेंगे और अपने सहयोगियों के ज़रिए भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं अब वोटिंग को लेकर, क्योंकि वक्त बहुत कम है तीसरे चरण के लिए। मध्य प्रदेश की जिस तरह से 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाना है। तो 9 लोकसभा सीट पर अब वोट डाले जाना है और काफी अहम ये तीसरा चरण माना जा रहा है। अगर हम मुकाबले की बात करें तो वैसे बहुत सी ऐसी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काफ़ी मुफीद है, लेकिन खासतौर पर अगर हम राजगढ़ सीट की बात करें या फिर हम मुरैना सीट की बात करें या ग्वालियर सीट की बात करें तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मुकाबला है काफ़ी कड़ा है। तो तीसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। कुल 9 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश के वोटिंग होना है सुबह 7 बजे से। तो चलिए खास मेहमानों के साथ हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनके पास चलते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करें। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब, स्वागत करूंगा चेतन जी में आपका। हमारे साथ में हैं प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रियंका जी आपका स्वागत है। और महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस पवन पटेल जी हमारे साथ में हैं। पवन जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से शोएब हमारे ब्यूरो चीफ हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ तैयारी है भोपाल को लेकर। शोएब, जिस तरह से 2 चरणों में देखा गया कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ, अब तीसरा चरण है और इस तीसरे चरण में हाई प्रोफाइल सीट राजधानी भोपाल भी शामिल है। किस तरह से प्रयास है कि एक बेहतर वोटिंग हो या और फिर किस तरह की तैयारियां हैं, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में चुनाव होना है और जिसमें राजधानी भोपाल समेत सागर, भिंड, मुरैना की बात की जाए, बैतूल हो, राजगढ़ की बात हो, विदिशा हो, ये सीटें जो है शामिल है। गुना की बात की जाए, फिलहाल देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। जिस तरह से देखिए अगर इन 9 सीटों की बात की जाए तो 1,77,92,000 जो है वो वोटर थे। इसके अलावा 20,000 का जो मतदान किए थे, इसमें सेंसिटिव
मतदान के लिए तमाम तरह की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है कल इन सीटों पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखिए वोटर को लुभाने के लिए नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से परसेंटेज पिछले 2 चरणों में सक्सेस काफी कम हुआ है, इसको लेकर जो है अब गर्मी भी काफी है, तो इस राहत की चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए, भोपाल में 1989 से जिस तरह से जो है बीजेपी के कब्जे में जो है सीट है, और इस बार आलोक शर्मा जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अरुण श्रीवास्तव की बात की जाए तो फिलहाल वो चुनाव जो है कांग्रेस तरफ से लड़ रहे हैं, तो ये इन दोनों के बीच में जो है फिलहाल देखिए जो लड़ाई है वो रहेगी। चलिए बेहतर बात शोएब आप कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूं कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई है, कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी ये कोशिश है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। क्या कुछ इसको लेकर तमाम सारी कवायद की जाती है निर्वाचन चुनाव आयोग की तरफ से, चाहे पिंक बूथ की हम बात करें, या फिर ये भी कहा गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आयोग की कि एक यूथ के लिए भी अलग से बूथ बनेगा, इस तरह से क्या कुछ तैयारी है शोएब? प्रचार प्रसार तो निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा रहा है, और वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो पहला वोट बूथ पर डालेगा उसको जो है उपहार दिया जाएगा। इसके अलावा जो है ठंडे पानी की व्यवस्था गर्मी को देखते हुए की गई है। इस बार जो है शरबत रखा गया है, जलजीरा रखा है, आम पन्ना रखा गया है, ये व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। और बिल्कुल देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटर्स बाहर निकले, वोट करें, और इसको लेकर प्रचार प्रसार पहले से ही कोशिश सही है। आयोग की भी यही कोशिश है और राजनीतिक दलों की भी यही कोशिश है कि लोग घरों से निकले, अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद करता हूं शोएब आपका। तो भोपाल से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ शोएब हमसे जुड़े हुए थे। किस तरह से भोपाल में तैयारियां, आप सीधे चलेंगे ग्वालियर, अनिल राजपूत जो हमारे सहयोगी हैं उनसे भी जान लेंगे। चलिए अब सीधे पैनल के पास में आता हूं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से 9 लोकसभा जो सीटें हैं उस पर ये मुकाबला होने वाला है। मैं सीधे पवन जी आपके पास में आता हूं। अगर 9 लोकसभा सीटों की हम बात करें, हालांकि 9 में से एक भी आपके पास अभी नहीं है, क्या उम्मीद लेके कांग्रेस चल रही है कि नहीं इन 9 सीटों में कुछ ऐसी सीटें कांग्रेस के लिए हैं जो मुकाबले में मानती है कांग्रेस? नहीं, देखिए कांग्रेस में जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है 5 से 6 सीट, इन 9 सीट में 5 से 6 सीट कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए। और रही जो बात मुकाबले की बात, तो मुकाबला हर जगह हमारा तगड़ा मुकाबला है। हमारे मुकाबले के 2 चरण 3 चरण जो अभी तक चुनाव के उन मुकाबले के उन चरणों को देख करके भारतीय जनता पार्टी पहले से हताश हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र का रास्ता उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते की लड़ाई लड़ने को तैयार होने लगी, दूसरे की लाइन छोटी करने पर विश्वास होने लगी। तो हम तो हर जगह अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव अगर हो गया तो हम ताबड़तोड़ बहुमत से जीत सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें पूरा विश्वास है जनता के ऊपर, हमें पूरा विश्वास है विपक्ष के हमारे जो हमने जब हमारी चाहे 15 महीने की सरकार रही हो, चाहे पहले सरकार रही हो, चाहे देश आजाद कराने की बात रही हो, चाहे गरीब हरिजन आदिवासी किसान मजदूर हर वर्ग के कल्याण की बात करने की रही हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बढ़ चढ़ करके काम लिया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए काम आज भी मील का पत्थर साबित हो रहे। उन्हीं कामों को बेस बना करके भारतीय जनता पार्टी भी काम करने का प्रयास कर रही है। तो हमें अपने कामों पर विश्वास है। हमारा जो वचन पत्र है, जो माननीय राहुल गांधी जी ने इतनी लंबी यात्रा करके आम जनता से मिलने के बाद उनके दुख को पूरा अच्छी तरह से उसमें समाहित किया है उस वचन पत्र में, तो हमें उस बात। चलिए पवन जी आता हूं, सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा। प्रियंका जी से भी मैं जवाब ले लेता हूं। प्रियंका जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, लेकिन इस चरण की हम बात करें, क्योंकि जो तीसरा चरण है काफी अहम चरण है, क्योंकि कई दिग्गज, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों या फिर शिवराज सिंह चौहान जी हों, तमाम सारे दिग्गज, इसके साथ ही अन्य जो मैदान में है। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती कांग्रेस की तरफ से मिल रही है। चाहे हम मुरैना सीट की बात करें या फिर हम राजगढ़ सीट की बात कर लें या फिर हम ग्वालियर सीट की बात करें, क्या कहेंगे प्रियंका जी, कैसे क्लीन स्वीप का ये जो आपका दावा है पूरा होगा? देखिए, जिस तरीके से जनता ने डबल इंजन की सरकार के ऊपर पूरा विश्वास जताया है और मोदी जी की गारंटी, मतलब गारंटी की भी गारंटी के लेकर के जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ है और अभी तक
पिछले 10 वर्षों की भी अगर हम रिकॉर्ड को देखते हैं, तो जो संकल्प से हम सिद्धि की ओर चले हैं, जो हमारे संकल्प थे वो पूर्ण हुए हैं, और जनता ने जिस हिसाब से उसे देखा है कि जो हमने कहा वही हमने किया, और आज भी अपने वचनबद्धता के कारण हम जनता के बीच में उपस्थित है। हमारा कार्यकर्ता आज जमीनी स्तर पर उनके बीच में उपस्थित है और अपने प्रतिनिधि के लिए विगत 5 वर्षों से भी लड़ता चला रहा है, और आगे भी वो उनके लिए खड़ा रहता है और जनता के बीच में संवाद स्थापित करके रहता है। तो हमें पूरा विश्वास है नीतियों पे, रीतियों पे, और हमारा जो नेतृत्व है उसके चलते हमें विश्वास है कि हम पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेंगे। जिन सीट्स की आपने बात करी, तो राजगढ़ की अगर हम बात करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी को अगर इतना ही विश्वास था तो वो भोपाल से रिपीट हो जाते। उन्हें अपने कामों पे इतना विश्वास होता तो उन्हें राजगढ़ क्यों भागना पड़ा, भोपाल में वापस खड़े हो जाते वो। परंतु वो खुद भी जानते हैं कि उनको कहीं से भी इस समय राहत नहीं मिल रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भी उन्होंने पहले विधानसभा के पहले उन्होंने ये बात खुद ही ने स्पष्ट कर दी थी कि अगर विधानसभा इलेक्शन हम अगर हार जाते हैं तो हमें पेड वर्कर भी नहीं मिलेगी, कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है। और ये चीज़ आज सब जगह नदारद है, जिस तरीके से ये लोग और इनके लोग नदारद हो रहे हैं, और जिस तरीके से भगदड़ कांग्रेस पार्टी में मची पड़ी है। और 2 दिन पहले जैसे जो राधिका खेड़ा जी का सीन हुआ है, जिसको हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से बिलक बिलक के परेशान थी, और आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस का चरित्र चित्रण किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मातृशक्ति इस प्रकार का चलिए सारी चलिए चीजें प्रियंका देखने जी, के मैं आता हूं बावजूद आपके पास, कांग्रेस को दोबारा वोट आपके पास में देगी। आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार मातृशक्ति चेतन भट्ट जी पुरजोर हमारे जवाब साथ में हैं। देगी, और चेतन भट्ट साहब, भारतीय ठीक है, जनता प्रियंका जी पार्टी मैं आ के जाता जो हूं। संस्कार है वो सबने देखे चेतन हैं। भट्ट जी के पास इसलिए में हमें आता हूं। पूरा चेतन भट्ट पूरा साहब, विश्वास है कितना कि जो चरित्र अहम है चित्रण ये हो रहा तीसरा है, चरण, जिस प्रकार से क्योंकि निर्मला सबसे सप्रे ज्यादा जी ने भी यही कह 9 करके सीटें हैं, कांग्रेस को पहले छोड़ 6 दिया, 6 2 तो चरणों जिस में। तरीके से मान और अब अपमान किया प्रियंका जाता जी, है ठीक है, महिलाओं के साथ, प्रियंका जो जी, अभद्र व्यवहार प्रियंका जी कांग्रेस मैं आता करती है, हूं, ये दोबारा सब भी आपके लोगों ने पास में देखा। आता हूं। हम मैं कहते चेतन थे भट्ट जी परंतु के अब पास में देखिए आऊंगा पार्टी अपने के सवाल लोग के ही ये साथ में। बात कह चेतन रहे भट्ट हैं, साहब, तो जनता एक कितना मुंह तोड़ जवाब अहम देगी। कितना अहम है ये तीसरा चरण, क्योंकि पहले 2 चरण 12 सीटों पर जिस तरह से वोट डाले जा चुके हैं, क्योंकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि जो एक मुकाबला है कहीं ना कहीं एक तरफा दिख रहा था, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीट जीतने का दावा कर रही थी। लेकिन चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन की हम बात करें, फिर चुनाव आते आते की बात की जाए, इन 9 सीटों में चेतन भट्ट साहब क्या लगता है कि नहीं कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस मुकाबले में है और वहां पर मुकाबला दिलचस्प है? ये देखिए राजेश जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि पहले एक तरफा जो मुकाबले की बात हो रही थी, और ये माना जा रहा था, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेके भी चल रही थी कि 29 सीटें जो है वो मध्य प्रदेश की वो हमको जीतना है। लेकिन 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं और उसमें जिस तरह से मतदाताओं ने उदासीनता बरती है और वोट परसेंटेज घटा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक निराशा का भाव आया है। और कांग्रेस तो वैसे भी निराशा के भाव में है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम लीडर कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। आपने इंदौर का भी एक उदाहरण देखा होगा कि जो कैंडिडेट था वो जाके अपना नामांकन वापस ले आया। इधर राधिका खेड़ा जो सबसे प्रखर प्रवक्ता मानी जाती थी कांग्रेस की, उन्होंने भी उनके साथ हुए दुर्व्यवहार पर कार्यवाही न करने के कारण भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो भारतीय जनता पार्टी एक 29 सीटों का जो एक लक्ष्य लेके चल रही है, लेकिन क्योंकि उदासीन है मतदाता, और जब ये मान के चलता है कि मतदाता ये मान के चलता है कि हमारे वोट का कोई महत्व ही नहीं रह गया, क्योंकि हम जिसको अपना वोट दे रहे हैं वो हो सकता है कि दूसरे दिन जाके दुपट्टा ओढ़ ले भगवा, या बीजेपी वाला कांग्रेस में चला जाए। लेकिन बीजेपी वाला अभी कांग्रेस में तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कांग्रेस का भी निकट भविष्य कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है कि वो कुछ प्राप्त कर पाएगी। आपने देखा होगा कि राजनेताओं का जो चरित्र है वो किस तरह का हो गया है। तमाम लोग जो है वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, और कांग्रेस को छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं लोग, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको ये लगता है कि पिछले लंबे अरसे से वो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है कांग्रेस, और जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको देखते हुए लगता है कि आगे भी अभी सत्ता में कांग्रेस नहीं आती है। तो जब राजनीति को ये लगता है कि हमें राजनीति में रहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम सत्ता के साथ नहीं है तो हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहाँ तक जो 9 सीटें उनमें प्रमुख सीटें जैसे आप राजगढ़ की देख लीजिए, निश्चित तौर पे वहाँ बहुत कड़ा मुकाबला है, और जिस तरह से भावनात्मक बयान दिग्विजय सिंह दे रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और इसके अलावा जो अमित शाह ने आशिक का जनाजा बड़ी धूम से निकले, उसको भी उन्होंने भावनात्मक रूप से कह दिया कि ये तो मेरी अर्थी निकालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ गुना में भी बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। सिंधिया जी तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, उनकी श्रीमती जी, उनका बेटा,
लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, मतलब जो जितने भी तरीके हो सकते हैं चुनाव जीतने के, वो सब किए जा रहे हैं। सागर की स्थिति भी यही है, भोपाल की स्थिति भी यही है। तो मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां अभी दिख रही हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं थोड़ी सी आशा का संचार हुआ है। और जिस तरह से मंगलसूत्र वाला मसला आया, सनातन वाला बिल्कुल मसला आया, चेतन भट्ट साहब, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि आशा का संचार हुआ है। और यही कारण है कि हम लोग जब चर्चा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मंडला सीट जहां पर वोटिंग हो चुकी है कि वहां पर भी कांग्रेस मुकाबले में है। दूसरी तरफ मुरैना जहां अभी वोटिंग होना है, या फिर राजगढ़ की हम बात करें जहां से दिग्विजय सिंह और रोडबल नागर आमने सामने है, तमाम ये सीटें। एक बार फिर पवन पटेल जी के पास में आ जाता हूं। पवन पटेल जी, दो चीजें अहम है और दोनों सवाल मैं आप के पास में लेकर आता हूं। एक तो ये कि जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सारे दिग्गज पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो नाम हैं वो मध्य प्रदेश में दिखे, एक एक सीट पर दिखे। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जिस तरह से प्रचार होना चाहिए, राहुल गांधी ने भी बहुत चंद सभा ही ली है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी ली है, ठीक है। जीतू पटवारी लगातार आपकी कोशिश करते रहे। कमलनाथ जी, ये कहा जा रहा था आप लोगों की तरफ से, जब आपसे भी सवाल कई बार किए, कि अब वो छिंदवाड़ा से फ्री हो गए, हम अन्य जगह जाएंगे, लेकिन वो नहीं निकले वहां से। दिग्विजय सिंह राजगढ़ तक ही घिर के रह गए। क्या ये कि कमी रही है कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? नहीं, देखिए, कांग्रेस के ये कमी नहीं रह गई। कमी जहाँ देखिए प्रियंका गांधी जी भी आई, खड़गे जी भी आए, राहुल गांधी जी भी आए, नंबर ऑफ सभा है, नंबर ऑफ विजिट में हो सकता है एक दो टीम कम रही हो। कमलनाथ जी भी बैतूल में गए, कई जगह गए हैं, जी तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है, सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं होता कि हमने कोई रैली कर दी और रैली में बहुत सारी भीड़ आ गई, पूरी भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। आज हमारा जो वचन पत्र है, हमारा जो राहुल गांधी जी ने जो न्याय पत्र आम जनता के साथ सोच करके बनाया, वो न्याय पत्र हमारा सबसे बड़ा मायने रखता है, आम जनता के बीच में पहुंच रहा है। और अब और आम जनता को भी देखने के लिए, आकलन करने के लिए, तुलना करने के लिए उनके पास पर्याप्त चीजें आ चुकी हैं कि 10 साल मोदी जी के थे, उसके पहले कांग्रेस के थे, दोनों को तुलना कर रही है जनता। और तुलना करने के बाद अपने आप को मान रही है कि अब आज को कांग्रेस पार्टी के साथ ही आना चाहिए। क्योंकि जैसा आदरणीय प्रियंका जी बोल रही थी कि हम जो गारंटी देते हैं वो करते हैं, पिछले 10 साल की बात करके जनता विश्वास कर रही। तो मैं तो हमेशा अपनी डिबेट में बोलता हूँ, जिन 10 सबसे ज्यादा गारंटियों को प्रचारित किया, उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। मोदी जी की ही गारंटी थी कि 100 दिन में काला धन आएगा, मोदी जी की गारंटी थी कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी जी की ही गारंटी थी कि 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, मोदी जी की गारंटी थी कि महंगाई कम होगी, किसानों की आय दुगनी करेंगे। अनेकों ऐसी गारंटियां मोदी, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, पता नहीं कितनी गारंटियों की लड़ी लगा दिए थे। लेकिन अब उन गारंटियों की कोई बात नहीं करता, नई नई गारंटियां लेके आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, दो मुही बातें करते, आम जनता उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है। अब आज वो पुराने हम चलिए, एक छोटा सा वक्त तो चूंकि आप कम है, पुरानी मैं छोटे छोटे गारंटी कमेंट बात से कर ले। आऊंगा। पवन जी, मैं एक सवाल और कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि जिस तरह से लगातार ये भगदड़ का जो दौर चला और अभी भी जारी है, कल ही जो बीना से विधायक हैं उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। राधिका खेड़ा ने जिस तरह से अपनी जो चीजें हैं वो सार्वजनिक की, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। क्या इस तरह की चीजें, और आप कह रहे हैं कि 9 में से हम 5-6 सीटें जीतेंगे, क्या ऐसी चीजें कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आपको कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त परेशान कर रही हैं? ये बड़ी चुनौती आपके सामने है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है, अन्य जो चीजें हैं उस पर सवाल खड़े कर रही है। लगता है ये चुनौती बड़ी है कांग्रेस के सामने इस बीच में चुनाव के समय? नहीं, देखिए, चुनौती तो स्वाभाविक तौर पे है कि हमारे परिवार का कोई हिस्सा रहता है, अचानक वो चला जाता है, अचानक उसके चक्षुनयन खुल जाता है, अचानक उसके तीसरा नेत्र खुल जाता है, अचानक उसको देश प्रेम की भावना मोदी जी में दिखने लगती है, अचानक उसको देश प्रेम की भावना भारतीय जनता पार्टी में दिखने लगती है। तो पर्दे के पीछे क्या है? कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई दबाव। तो कोई अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, विधायक बने, कांग्रेस पार्टी के टिकट से विधायक बने, सोचने समझने की क्षमता थी, जब टिकट मिला तब क्षमता थी। तो जो अचानक ये नयन खुलते हैं ना, वो बड़ा सोच चलिए का विषय चलिए है। कुछ आम चलिए जनता चलिए जानती है कि किस दबाव में लोग इस तरह का निर्णय लेते चलिए, हैं। प्रियंका दुबे जी कुछ कह रहे हैं। प्रियंका जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आऊंगा। जी, अगर आप लोग को लगता है कि दबाव है तो आप लोगों को उस दबाव को कहीं ना कहीं रिवील करने की कोशिश करनी चाहिए। पवन भाई साहब, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। आज एक बहन इतनी बिलक बिलक करके उसका वीडियो सामने आया, रो रही है, तो कोई इतनी इस तरीके से, वो भी चूंकि जो पब्लिक की अगर बात करें राष्ट्रीय प्रवक्ता है,
पब्लिक डोमेन पे काम करने वाली एक महिला अपने आप में मजबूत हो जाती है। उसके बाद अगर वो इस तरीके से उसका मनोबल टूटा है तो आपको विचार ये करना चाहिए, ना कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। मैं भी एक बहन हूँ, इसलिए मैं ये बात आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस बात पे भी विचार करिए कि अगर एक बहन इस प्रकार से बिलख रही थी तो क्या घटना घटी होगी कि वो इतनी पीड़ित हो गई। उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी कुछ कहा है। आप उसके बाद भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण कर रहे हैं। आप लोग को अपना आकलन करना चाहिए। दूसरी चीज, आज आप लोग बात करते हैं नौकरियों की, तो जो स्टार्टअप्स आज क्रिएट हुए हैं और 108 यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुई हैं, उन्होंने दूसरों को रोजगार दिया है। आज 16 करोड़ से लोग ज्यादा ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि इनकम टैक्स पेयर हो चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना है, 11वीं पे आप लोगों ने छोड़ा था। आप लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। आज कृषि विकास दर 18.86% जो आपके जमाने में सिर्फ 3% हुआ करती थी। उतने के बाद में अगर आप लोग के आंकड़े दुरुस्त नहीं होते, पर कैपिटा इनकम जो 11,000 होती है 1,42,000 हो चुकी है। फिर भी आप लोग पता नहीं कौन सा चश्मा लगा करके बैठे हुए कि आप लोग को आंकड़ा नजर ही नहीं आता है। यही आंकड़ा आप ही के लोगों ने देख लिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने देखा कि डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश ने किस तरीके से तरक्की करी है और वो लोग आपका खेमा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। खैर, ये हमारे कार्यकर्ताओं की चलिए वक्त की कमी है, मैं फाइनल कमेंट्स के लिए चेतन भट्ट साहब के पास में आ जाता हूँ। ठीक लगे है हुए हैं विचार आपको आपके वोटर्स प्रियंका का जी, करना चाहिए। प्रियंका जी वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी हमारे साथ में हैं, उनका भी फाइनल कमेंट्स आ जाए। अब आपके कार्यकर्ताओं का आधार भी आपसे खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं चेतन जी के पास में। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से हम मुकाबले की बात कर रहे हैं, चूंकि अब तीसरा चरण का जो गुणा गणित है और उसमें वही कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, किसी भी नेता से बात करो कि 9 में से हम 9 सीटें जीतेंगे, पवन जी कह रहे हैं कि हम 5-6 सीटें उसमें जीतेंगे। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अगर हम मुरैना सीट की बात करें, वहां पर बसपा का कैंडिडेट मैदान में है, भिंड में बसपा का कैंडिडेट मैदान में है, क्या ये सीटें कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती हैं बसपा के मैदान में आने से? क्योंकि मुरैना सीट की बहुत चर्चा है कि मुरैना सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। जैसे राजगढ़ की बात हो रही है, उससे सबसे टॉप पर मुरैना सीट की बात हो रही है। चेतन भट्ट साहब, नहीं, मुरैना सीट में निश्चित तौर पे जो दुष्यंत सिंह के बेटे हैं बसपा से खड़ा हुए चुनाव में, दुष्यंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, मंत्री रहे हैं, तो बसपा का उस इलाके में प्रभाव भी है। अब लेकिन बसपा किसके वोट काटती है ये देखना होगा ना, कि भारतीय जनता पार्टी के वोट उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं वो, इसलिए हो सकता है कि उनके चाहने वाले उनको बसपा की तरफ से वोट दे दें। तो ये एक मुरैना वाली सीट है। दूसरी राजगढ़ वाली सीट है। राजगढ़ वाली सीट भी बहुत ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, जैसे दूसरे चरण में पहले चरण में छिंदवाड़ा की सीट मानी जा रही थी, उसी तरह से आपकी जो गुना की सीट है वो भी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि जो सिंधिया जी का भी प्रेस्टीज सीट पे लगी हुई है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी तमाम प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जाके भाषण दे रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। क्योंकि शिवराज सिंह ने तो 29 सीटों का वादा कर दिया था। अब अगर 29 सीटें नहीं आती हैं, मान ली 2-3 सीटें भी अगर कांग्रेस के हाथे में चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, जो भी हैं, वो जगह जगह जाके अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस में इसका भाव दिख रहा है। ये बात सही है कि अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभा होने वाली है। प्रियंका गांधी की तो हो गई, राहुल जी की होने वाली है, हो गई है, ऐसा जो कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि जो इनके पास लीडर्स की भी कमी है, जो कांग्रेस में लीडर्स की भी कमी, क्योंकि ये खड़गे हो गए, आपके राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, इन तीनों के अलावा ऐसा कोई बड़ा लीडर दिखता नहीं है जिसका मौत में प्रभाव हो। तो उनके साथ लीडर्स की भी कमी, जबकि भारतीय जनता पार्टी में लीडर्स की भरमार है, चाहे वो और नरेंद्र मोदी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो जो वो अमित शाह हो गए, नड्डा जी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, वो आपके मोहन यादव है, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग हैं जिनकी सभाएं हो रही हैं। तो ये बात तो सही है कि जो संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक तो हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से माहौल बदला जा रहा है या जिस तरह से चुनाव में वोटिंग कम हो रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है अमित शाह जी, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा है, चेतावनी भी दी है कि जिन मंत्रियों के इलाके में कम वोटिंग हुई उनको हटाया जाएगा, और जिन विधायकों के इलाके में अच्छी वोटिंग हुई है वहां पर उनको मंत्री बनाया जाएगा, और तमाम और प्रयास किए जा रहे हैं कि आप लोगों को बाहर निकालने। चलिए सर, बेहतर बात आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना
सभी के सामने चुनौती है, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, फिर आयोग हो, क्योंकि 2 चरणों में जिस तरह से वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं जो वोटिंग होना चाहिए उतनी वोटिंग नहीं हुई। यही कारण है कि अब पूरा जो फोकस है वो तीसरे चरण को लेकर है कि बेहतर वोटिंग वहां पर हो सके। दूसरी तरफ जिस तरह की जो चीजें हैं या जिस तरह से जो मुकाबला है, और मुकाबले में कांग्रेस के लिए जो चीजें हैं बिल्कुल सामने है कि एक तरफ लगातार लोग छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी कोशिश है कि हम बेहतर कर सके। और वैसे भी अगर कांग्रेस के लिए देखा जाए तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, अगर जो भी उसका प्लस होता वो उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टॉप पर है, एक सीट वो और लेने की बात कर रही है। लेकिन देखना होगा इस रण को, इस समर को, कि किस तरह की चीजें सामने दिखती है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाना है, मंगलवार यानी 7 मई को आप लोग वोट डालने जरूर जाएं, जहां पर जिन क्षेत्रों में वोटिंग होना है कल 7 मई को, क्योंकि जो लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आपको अधिकार मिला है उसका उपयोग आप जरूर करिए। आई एनालिसिस में इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।